हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पर देख लीजिएगा, सभी कुछ डिटेल में है। हम आज आपको सीधे आपका बुक ही लेकर आए हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है, लगभग 1 महीने भी अब नहीं बचा है। अगर मैं पीपीटी बना के लाता तो उसमें आपका मैं सिर्फ पीपीटी ही मतलब ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, और सभी लोग का डिमांड था कि सर जल्दी जल्दी करवाइए क्योंकि रिवीजन भी करना है। तो ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा मैं इसको लाया हूँ आपको याद, लेकिन याद नहीं होगा तो मैं पूरा याद करवा दूंगा आपको घटना सार। ठीक है, ये जैसे भी है वैसे भी मैं पूरी याद करवा दूंगा आपको, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन, जैसे इसमें सभी घटनाएं, जैसे 3 नए अपराध कानून संसद में पारित, इसके बारे में दिया है, ऐसे दिया रहता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए दूसरा है जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग में कुछ संशोधन हुए हैं वह उसके बारे में। तो ये सब हम आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि नहीं याद होगा, याद ही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नए अपराध कानून संसद से पास, इसके बारे में क्या कह रहा है। इसके बारे में देखिए, कह रहा संसद के शीतकाल में, जो संसद का शीतकाल चल रहा था उसमें भारतीय न्याय संहिता, याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता याद रखिएगा, विधेयक 2023। ठीक है, और 3 कानून बने ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरा ये है। तो पहला भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। तो 3 विधेयक याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, तो एनएनएस याद रखिएगा, तीनों को मंजूरी प्रदान की गई। अब देखिए इसके बारे में और क्या कह रहा है इन विधेयकों को राज्यसभा से 21 दिसंबर को तथा लोकसभा से 20 दिसंबर को, ठीक है, तो पहले लोकसभा से पास किया गया, फिर इसके बाद आपका राज्यसभा से पास किया गया, जिसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया। तो हर विधेयक में यही सिस्टम होता है, मतलब यही चरण होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और आपका इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका कानून बन जाता है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कौन कौन याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी की भी इसमें आपको मंजूरी मिल गई। अब देखिए नीचे देखते हैं तीनों कौन कौन से विधेयक थे। तो याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, मतलब वहाँ पर ऑप्शन दे देता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी क्या है, 1860, 59, 65, 66 कुछ भी दिया रहता तो 1860 है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 है और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, ठीक है, तो 1898 है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय दंड संहिता 1860 है। और इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए। तो ये जो तीनों थे, ये जो कानून थे इसके स्थान पर लाए गए। तो आप वहाँ पर याद रखिएगा कौन कौन से, भारतीय दंड संहिता 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा और उधर जो तीनों है वो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जानते हैं आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ये लिख देगा भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, तो ऐसे आगे मिलान करने का देगा। तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर के लाए गए। तो ऐसे मिलान दे देगा तो आपका सही करना होगा। तो तीनों याद रखिएगा, ये 1860 और प्रक्रिया जब आ जाएगी तो 98 हो जाएगा और साक्ष्य आ जाएगा तो 1872, ठीक है, के इस पर लाए गए। अब देखिए इन तीनों कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
ठीक है। तो जो औपनिवेशिक काल में मतलब क्या कह रहा है, जो औपनिवेशिक जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था उसमें बदलाव किया गया। इतने साल बाद, लगभग 75 साल से ऊपर हो गया तब जाके बदलाव हुआ। अब आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डालने वाले अपराधों की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अब देखिए कौन कौन से बदलाव हुए हैं। अब देखिए नए कानून, अपराध कानून में हुए प्रमुख बदलाव है। तो जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं उनको देखिए कौन कौन। नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद की और या फांसी की होगी। ठीक है, जो नाबालिग से रेप करेगा या उसका दोषी होगा उसको उम्र कैद हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका निर्भया कांड हुआ था। अब देखिए यहाँ पर पहले रेप की धारा 375, 376, अब धारा 63 और 69 है। तो पहले जो रेप की धारा होती थी वो कौन सी थी, 375 थी और 376 थी। और अब धारा क्या हो गई, वही धारा बदल के 63 और 69 हो गई है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन सी, अब ये पहले ये थी, अब ये हो गई है। पहले 375 थे और 376 थी, अब 63 और 69 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है हत्या की धारा 302 थी। तो पहले हत्या जो होती थी वो 302 थी, अब क्या हो गई है, 101 हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले 302 थी, अब 101 हो गई है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सज़ा या जिंदा रहने तक जेल की सज़ा होगी। तो जो गैंग रेप के दोषी होंगे उनको 20 साल की सज़ा या जब तक वो जिंदा है तब तक जेल में रहें। मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग हो जाती थी ना, बहुत लोग ऐसे जैसे कई गुट मिलके मतलब मार देते थे किसी को, तो क्या हो गया, उसमें फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो ठीक है, तो देखिए इसमें कानून में बदलाव काफ़ी किए हैं। एक्सीडेंट के मामले में क्या किया गया है, वाहन के किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। क्या होता है, यही अभी हिट एंड रन का जो मामला चल रहा था यही इसी पे चल रहा था। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। मतलब अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मार दिया, मतलब ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर हो, टक्कर मार दिया उसके बाद भाग दिया तो उसको 10 साल की सज़ा होगी ही। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर भी अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर अब होगा तो ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी अगर ब्रेन डेड हो जाएगा तो 10 साल की सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, ट्रायल के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस परिवार को जानकारी नहीं देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था, मतलब परिवार को जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं था कि उनको जानकारी दिया जाए कि नहीं। तो याद रखिएगा, किसी परिवार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देनी होगी। ठीक है, और अगर आरोपी 90 दिनों के, यहाँ लिखा दिख नहीं रहा, अगर आरोपी को 90 दिनों के भीतर सामने पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर ज़्यादा नहीं है, वैसे एक ओवरव्यू ले लीजिए बस। गंभीर मामलों में आधे सज़ा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। ठीक है, अब ट्रायल कोर्ट का फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस मेथड से मैं लाया हूँ कि सोच रहा हूँ जल्दी से मैं आपको इसको ख़त्म कर दूँ या ये पूरी बुक को, इसके बाद आई दृष्टि अगर आती है तो उसको भी करवाना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो सोच रहा हूँ तो आपका दोनों भी फ़ायदा हो जाएगा। उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता तो भी हो जाएगा, इसमें से आ जाता हो, दोनों बुक बढ़िया से करवा दूँ। तो इसलिए ये जल्दी से आप देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए भी। ठीक है, मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में फैसला देना होगा। तो याद रखिएगा, अगर मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को मतलब फैसले को लटकाना, जैसे फैसला लटक नहीं जाता कि कभी बहुत दिन के बाद फैसला आया है, तो 43 दिन में फैसला देना होगा। पहले 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। फैसले के 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। जो फैसला आया है वो तो 43 दिन बाद जो फैसला देना होगा उसके 7 दिन के बाद सज़ा भी देनी होगी।
दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। अभी तक एनजीओ या कोई संस्थान दायर करता था दया का संस्था। तीनों बिल में संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन पीनल कोड आईपीसी, बहुत बार पूछा जाता है आईपीसी का 1860 है, तो आईपीसी क्या है 1860 है की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023। तो पहले क्या था, यही पूछ सकता है कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो पहले क्या था, इंडियन पीनल कोड 1860, अब उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 उसका नाम कर दिया गया है। ये ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसका नाम क्या हो गया। अब देखिए 1898 में लिखा गया है 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये जो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ भारतीय नागरिक संहिता, तो वो ये नागरिक जब आ जाएगा, वो भारतीय न्याय संहिता जब आ जाएगा, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ जाएगा, तो ये 1898 वाला है। और भारतीय न्याय संहिता आ जाएगा तो ये 1860 वाला है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और 1872 में बड़े एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता 2023। तो ये भी पूछ सकता है कि एविडेंस कोड वाला अधिनियम कब था, साक्ष्य वाला, तो वो 1872 में था, 1872 में। तो तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि न्याय संहिता, ये पीनल कोड 1860 वाला, तो वो 23 वाला, 23 तो सभी सेम ही है। इसके बाद नागरिक वाला, जिसमें नागरिक आ जाएगा, वो 1898 वाला हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नागरिक वाला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रक्रिया, ये कौन सा वाला हुआ, 1898 हुआ, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1898 वाला। और इसको साक्ष्य वाला कौन सा हुआ, जो साक्ष्य वाला होता है, तो साक्ष्य वाला 72 वाला होगा, ठीक है। तीन डेट याद रखिएगा, 60, 72, 98। अब देखिए नए संशोधन में कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जो आईपीसी 1860 उसमें 511 धाराएं हैं। अब 358 धाराएं बचेंगी, 175 धाराएं बदलेंगी, ठीक है। ये भी खाली सिर्फ इतना याद रखिए कितनी धाराएं बचेंगी, 358 धाराएं बचेंगी, पहले 511 थी, 20 नई जोड़ी गई, 20 धाराएं खत्म कर दी गई, ठीक है। इसी तरह अब सीआरपीसी 500, मतलब जो दूसरा है, तो सीआरपीसी वाले 531 धाराएं बचेंगी और 177 धाराएं बदलेंगी, 9 जोड़ी जाएंगी। खाली इसमें देख लीजिए सीआरपीसी में 531, ज़्यादा मत। और देखिए भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला था साक्ष्य वाला, उस पर कितने होंगे, 170। तो साक्ष्य वाला उसका डेट था, भारतीय साक्ष्य 72 था, तो 72 में ही साक्ष्य आया था, ठीक है यार। वो अब 23 में आ गया नया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान होगा, वही जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा था, वही सब। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए जाएंगे, ठीक है। और देखिए आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है और 23 प्रावधानों में कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सज़ा, मतलब ये सब ज़्यादा नहीं। गृह मंत्री के संसद के बयान के अनुसार कानून निर्माण में से पूर्व जहाँ से सुझाव लिए गए उनका विवरण इस प्रकार है, ठीक है। तो ये मतलब कानून बनाने से पहले हर जगह से विवरण लिए गए, तो ये सब ज़्यादा मत याद करिए, बस इतना आपको याद रखना होगा, 3 चीज़ें, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका बना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मतलब जो पूरे इंडिया का इलेक्शन का प्रभारी, जो मतलब मुख्य होता वही होता है। और यूँ अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित किया गया। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या पारित किया गया कि निर्वाचन आयुक्त का चुनाव कैसे होगा, कार्यकाल क्या होगा, ये सब सभी अभी कुछ बताएंगे। लोकसभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर, याद रखिएगा 21 दिसंबर, और राज्यसभा ने 12 दिसंबर
ये सब डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना भी बताता हूँ क्या क्या। 12 दिसंबर 2023 को पारित किया, राष्ट्रपति जी की हस्ताक्षर भी हो गया वहाँ पर और कानून भी बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यह विधेयक निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें का कार्य संचालन है, अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। 1991 का स्थान लेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाएगा कि 1900 जो 91 है वो किससे रिलेटेड है, मतलब निर्वाचन आयोग के ये आयुक्तों के शर्तें और कार्य संचालन में हुआ है, तो इनके सेवा शर्तें इससे रिलेटेड है। तो ये पूछा जाता है कि कौन से विधेयक मतलब कानून को इसने रिप्लेस किया, तो 1991 का कानून को रिप्लेस किया, यही पूछा जाएगा आपसे। अब देखिए यहाँ पे विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने के प्रावधान भी शामिल हैं। तो उनको इस बार बताया गया कि आपको कैसे हटाया जाएगा, आपका वेतन क्या होगा, आपका पद क्या होगा, ये सब शामिल है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता होंगे। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पॉलिटी में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। पहले ये पढ़िए, कह रहा है विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और चयन की समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। तो चयन की समिति में होगा कौन, ये कह रहे हैं। तो चयन की समिति में एक प्रधानमंत्री जी होंगे, तो मोदी जी यहाँ पे आ जाएंगे, तो सबका नाम लगो, अभी जो वर्तमान में है तो वो लिख देता हूँ। ऐसा मत समझिए कि हमेशा मोदी, जो वर्तमान में मतलब आपके एग्जाम्पल के मोदी जी चुनेंगे। इसके बाद दूसरे कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री मान लीजिए राजनाथ सिंह आ गए, ठीक है, तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह। तो अभी किसका ही वर्चस्व है, अभी देखिए गवर्नमेंट का ही वर्चस्व। इसके बाद यहाँ पर एक लोग आ जाएंगे लोकसभा के में प्रतिपक्ष नेता। तो लोकसभा में जो प्रतिपक्ष जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जैसे अधिरंजन है, ठीक है, तो अधिरंजन क्या है, अधिरंजन, तो ये कांग्रेस के हैं ना, तो ये हो जाएंगे। तो मोदी जी, राजनाथ सिंह, अधिरंजन जी, तो लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े नेता। ये पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थे, तो पहले क्या थी, कैबिनेट सचिव के पास थी, अब नहीं है, ठीक है, शामिल होंगे, अब ये तीनों लोग करेंगे, ठीक है। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष होंगे, ठीक है। अब इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद। 1991, अब देखिए कौन 1991 का जगह लिया। अब ये कौन सा होगा, नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है, प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023, इसमें क्या हुआ। अब देखिए इसमें सब में हम मैप नहीं ला सकते थे, इसमें कौन सा मैप लाते, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा इसको आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, जल्दी जल्दी आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको रिविज़न करने का भी समय मिल जाए। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस और आवधिक, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। तो याद रखिएगा पत्र पत्रिकाओं का विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023, याद रखिएगा, लोकसभा ने 2023 को इसे मंजूरी दी तथा राज्यसभा ने इस विधेयक को 3 अगस्त 2023 को मंजूरी दी। इसके बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया, कानून बन गया। यही होता है सभी नियम कानून में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी तीनों अगर इसमें सहमत हो गए तो ये कानून बन जाता है। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण, याद रखिएगा, यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण PRB
अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। तो देखिए पुराने ही कानून नए कानून बन के आ रहे हैं। तो ये किसका, अभी निर्वाचन वाला कौन से पढ़े थे 1891 में, ये कब पढ़े 1867। तो प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023। अब उसका उद्देश्य प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। तो देखिए कितने पुराने पुराने कानून हैं, अभी तक सरकार जितने भी थे सब सो रहे थे। पुराने पुराने कानून भारतीयों पर, अंग्रेजों का कानून भारतीयों पर लागू था। ठीक है, और आगे देखते हैं के पंजीकरण और उससे जुड़े उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करता है। तो आगे देखते हैं विधेयक में देश में समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। अब देखिए क्या क्या उपाय गए इसमें। विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का प्रावधान किया गया है। मतलब जो विदेशी पत्र आएंगे पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। और इसमें क्या कहा गया है, प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने तथा इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले क्या होता था, पहले अंग्रेजों जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो उसमें क्या होता था, पहले जो देसी या विदेशी भाषाएं थे वो अलग अलग थी, उनका कानून अलग अलग था। तो क्या किया जाता था, जैसे देसी भाषाएं जो थी, देसी भाषाएं पर वो समाचार पत्र थे, उनको पहले सरकार के पास लेके जाना पड़ता था, वायसराय या मजिस्ट्रेट जो भी होता था वहाँ पे मेन अधिकारी, उसके पास जाके परीक्षण करवाना पड़ता। सर देखिए हम छाप सकते हैं कि नहीं। तो वो भी अभी भी यहाँ पे चलता था। प्रकाश को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित उसके जो घोषणा पत्रों को उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, लेके जाइए। तो मतलब अब ये मतलब ये नहीं होगा कि आप वहाँ नहीं, जिला डीएम के पास नहीं या एसडीएम के पास नहीं लेके गए तो ये कुछ, अब आप अपना स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। मतलब कुछ स्वतंत्रता दे दी गई है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ और कुछ स्वतंत्रता दे गई है समाचार पत्रों पर, जो कि ये सही है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। अब देखिए ये भी आपका संशोधन हुआ, तो ये भी पढ़ लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई है। राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर को तथा लोकसभा ने इसे 19 दिसंबर 2023 को पारित किया। इतना आपको याद ही रखना है। देखिए यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST विधेयक 2017। तो याद रखिएगा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा GST। देखिए सब पुराने विधेयक पारित, मतलब जो नए होते हैं वो पुराने में थोड़ा चेंज करके लाया जाता है, के प्रावधान के संशोधन है। इसमें केंद्र सरकार की अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको हटाते हैं। इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार को अपीलीय प्राधिकरण का स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ इसमें अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष की आयु की सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। अब इसमें देखते हैं क्या है, विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष। तो ये सब ऐसे देख लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यायिक सदस्य के लिए अधिवक्ताओं की अनुभव कम से कम आपका 10 वर्ष का अनिवार्य होना किया गया है। देखते हैं केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद यह विधेयक लाया गया। ठीक है, ये मतलब किसके द्वारा, 2 अनुच्छेदों को समाप्त कर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया। अब देखिए यहाँ वर्ष 2019 में GST अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। अधिकरण के सदस्यों के नियम और शर्तें के मानकीकरण का कार्य जारी है। इसी के अनुरूप यह विधेयक पेश किया गया। सरकार ने 15 सितंबर 2023 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया। तो इससे वैसे देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको ये भी देख लीजिएगा किसके, वो है मद्रास जो हाई कोर्ट है उसके आदेश के बाद। अब देखिए ये थोड़ा सा
आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आ गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। तो अब जो कवर फेस्ट पर जो हाथ मिला रहे थे मोदी जी, वही न्यूज है। हैथम बिन तारिक की जो ओमान है, तो हमारा क्या है, या प्यारा भारत है। अब इधर जो ये पेनिनसुला है, तो यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर यमन है, ठीक है। ओमान ये और ये यमन, तो इसी के भारत जी मोदी जी यहाँ गए, ठीक है। तो इसके देखिए क्या हुआ यहाँ पर मोदी जी के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। नहीं, ओमान, ये ओमान का हैतम भी मोदी जी के यहाँ, मतलब भारत आए, ठीक है। मोदी जी नहीं गए, भारत आए। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर रहे। तो ठीक है, वो सब भारत की यात्रा पे रहे। कब? 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर रहे। इसमें क्या हुआ, 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, पर्यटन, 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने की सहमति बनी है। ठीक है, तो कुछ आएंगे तो कुछ तो बात तो होगी हर किसी क्षेत्र में। तो इतना याद रखिएगा, सिर्फ वो ये याद रखिएगा, ओमान के कौन से सुल्तान है? हैतम बिन तारिक। ठीक है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस प्रकार हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय संस्कृत संबंध परिषद और ओमान के ढोपर विश्वविद्यालय, तो याद रखिएगा, ओमान के ढोपर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो याद रखिए 2, एक विदेश मंत्रालय ने और एक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अलावा वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के भी आदान प्रदान करने पर हस्ताक्षर हुए। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत और ओमान के की आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाली व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार के संबंध में समझौता हुआ। भारत और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में करीब 12.5 अरब डॉलर था, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान 2 गुना हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है, इस अवसर पर भारत और ओमान ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करते हुए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की। ठीक है, तो कौन से? संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की, और यह दोनों देशों में कारोबारी व पूंजी सहयोग में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन कातिम, ये तो 2 लोग, इनका तो नाम को याद ही रखिएगा ना, हैतम बिन कातिम, नहीं तो नाम ही पूछ लिया पता चला याद ही नहीं आ रहा है। तो पता है, हैतम बिन कातिम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता पर सहमत हुई। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के बढ़ते क्षेत्र में निवेश करने के लिए बने संयुक्त कोष, याद रखिएगा, संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में 30 करोड़ डॉलर यानी 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो मैं लाल पीला नीला कर दे रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में निवेश के लिए बने संयुक्त कोष को तीसरी किस्त के रूप में 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2500 करोड़ रुपए जारी की गए। नेक्स्ट कह रहा, भारतीय स्टेट बैंक व ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया गया है। इस कोष को, ठीक है, किसके? इस कोष को भारतीय स्टेट बैंक व ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% के संयुक्त उद्यम के से स्थापित किया गया। तो ये संयुक्त कोष है, उसी दोनों के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के न्याय प्राधिकरण के बीच 50% अंश के बीच स्थापित। पिछली 2 किस्तों 10 करोड़ और 20 करोड़ डॉलर की थी।
तो याद रखिएगा पिछली 2 किस्तें 10 करोड़ और 20 करोड़ डॉलर की थी। भारत और ओमान के बीच यूपीआई के प्रयोग का विचार किया जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा दोनों देशों में रुपए के कारोबार की संभावना है। अब हमको कुछ दिन के बाद मिलेगा कि यूपीआई करंट मिलेगा कि यूपीआई में कौन सा देश शामिल हुआ, तो ये अभी शामिल नहीं हुआ, संभावना है। अब यहाँ देखते हैं भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण। ये देखिए इसके बारे में कुछ न्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। NH6 हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। NH6 नेशनल हाईवे 6 हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो कितने लेन की? 6 लेन की हजीराबाद पोर्ट से जोड़ने वाली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किया जा रहा है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रति टन स्टील का उत्पादन लगभग 1800 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनाता है। तो कितना प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 1800 200 ये 180 से 200 याद रखिएगा, सॉरी 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनाता है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। यहाँ देखते हैं इस अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह, याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया। याद रखिएगा 2022 में जो पहली स्टील स्लैग आधारित निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत बिटुमिनस फुटपाथ की सभी परतों में प्राकृतिक घटक के विकल्प के रूप में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, स्टील स्लैग पर आधारित सड़कों के निर्माण के लिए मसौदा दिशा निर्देश CSIR और CRRI द्वारा तैयार किए गए। देश के विभिन्न स्टील प्लांटों द्वारा लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग की वार्षिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये वाला, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बढ़िया से। देश के 5 नए राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद की नई सरकारों का जो गठन हुआ है उसमें अब देखिए कहाँ कहाँ पर चुनाव हुए। एक राजस्थान में हुआ, आपका मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तेलंगाना में हुआ और मिजोरम में हुआ। 13 अक्टूबर 30 से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में चुनाव हुए। इससे नहीं मतलब है। परिणाम 3 दिसंबर को जारी किया गया। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर को परिणाम जारी किया गया। इस चुनाव परिणाम में जहां कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही, वहीं भाजपा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुई थी। ये सब आपको पता ही होगा। मिजोरम में आंदोलन से उपजी पार्टी JDPM, ठीक है याद रखिएगा JDPM को बहुमत मिला। ठीक है, तो JDPM को मिजोरम में बहुमत मिला। राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए कुल 199 सीटों में 115 सीटों पर जीत हासिल की। तो याद रखिएगा 199 से 115 सीटों पर जीत हासिल की। तो क्या याद रखना है, 199 राजस्थान में, 199 में 115। ठीक है, 199 में 115। अब देखिए कांग्रेस को कितना मिला, 69 सीट मिला, और आदिवासी और भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली। ठीक है, याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटें जीती और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती। शेष सीटें अन्य के खाते में गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा, भाजपा कांग्रेस को कितने मिले, 115 भाजपा को मिला, कांग्रेस को 69 मिला। कहाँ पे, ये राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में 163 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। याद रखिएगा
यहाँ पर 230 में से 163 सीटें भाजपा को मिली और 66 सीटें आपका किसने हासिल की, ये कांग्रेस ने हासिल की। तो 163 सीट भाजपा ने, 66 सीट कांग्रेस ने हासिल की। सीट मतलब एक अन्य के सीट में गई, ठीक है, एक अन्य के खाते में गई। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट विधानसभा जीतने में सफल रहे। तो याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कौन कौन देखें यहाँ पर, हम यहाँ पर 230 में 163 मध्य प्रदेश में, 199 में 115 आपका, 115 आपका राजस्थान में। अब छत्तीसगढ़ की बारी आती है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों पर विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ 54 याद रखिएगा 54 सीटें जीतने में सफल रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीतने में सफल रही छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 90 सीटों में। और कांग्रेस को 35 सीटें मिली। तो याद रखिएगा, कांग्रेस को 35 सीटें मिली। अब यहाँ पर देखते हैं तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में कुछ 119 विधानसभा सीटें पर चुनाव हुआ और इसमें कांग्रेस को कितने मिले, कांग्रेस को 64 मिले और बीआरएस को 39 मिले, भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली। तो कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाई, 64 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बनी। मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुदोमा की पार्टी जेडीपीएम, याद रखिएगा जेडीपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने विधानसभा की 40 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज कर सरकार बनाने में सफल रही। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिली, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसमें, इसमें 40 सीटें किसको मिली, जेडीपीएम को। 27 पर जीत दर्ज 40 सीटों में 40 सीटों में से 27 पर इन्होंने जीत दर्ज की। और ये नेशनल फ्रंट को 10 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1, ठीक है। और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने। तो रेवंत रेड्डी कौन बने, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, याद रखिएगा, कांग्रेस को मिले पूर्ण बहुमत के बाद तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकते हैं रेवंत रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो रेवंत रेड्डी आपका कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद देखते हैं 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के राज्यपाल टी सौंदरराजन ने हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को 10 मंत्रियों के साथ शपथ पद और गोपनीयता के पद की शपथ दिलाई। भट्टी विक्रमार्क को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भट्टी विक्रमार्क को राज्य का उप मुख्यमंत्री, रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री, और वहाँ के आपके राज्यपाल कौन है, टी सौंदरराजन। तो टी सौंदरराजन वहाँ के राज्यपाल हैं। रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राज्य के कोंडांगल सीट से चुनाव जीता, ठीक है। तो रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कोंडागल सीट से चुनाव जीता। इन्हें 2021 में राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में कांग्रेस टिकट पर मलकागिरी से वह सांसद चुने गए थे। तो याद रखिएगा, 2019 में कांग्रेस के टिकट मलकागिरी से वह सांसद चुने गए थे। अब ये आप पूछेंगे कि ये सिर्फ प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री क्यों हैं, क्योंकि अभी आपका ये 2014 में फॉर्म ही हुआ क्या आपका तेलंगाना। तो कहाँ कितने मुख्यमंत्री, तो पहले कौन थे, आपका चंद्रशेखर राव, दूसरे रेवंत रेड्डी बने हैं। अब देखिए, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के बाद मोहन यादव को 13 दिसंबर 2023 को राज्य के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने
भोपाल के 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला, याद रखिएगा, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा, विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो ये पहले केंद्रीय मंत्री थे, अब इनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन के दक्षिण सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने 2018 और फिर 2023 में अपने विधानसभा में जीत दर्ज की। वह पिछली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इनके पास बीएससी और एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी की डिग्री, ये सब नहीं याद करिए। अब देखिए, विष्णु देव राय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? विष्णु देव राय। तो विष्णु देव राय छत्तीसगढ़ के बने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आदिवासी चेहरा विष्णु देव राय को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। विष्णु देव को चौथे मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन ने रायपुर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो राज्यपाल कौन है? विष्णु भूषण हरिचंदन। सबके राज्यपाल याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो विष्णु भूषण हरिचंदन ने रायपुर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विष्णु राय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब ये चलन चल गया है कि आपका जहां मुख्यमंत्री हो गए वहीं उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ठीक है। राज्य के कुनकुरी विधानसभा से विष्णु देव 4 बार के सांसद, 1999 में, 2004, 2009 और 2014 में। तपकरा से 2 बार विधायक, 1990, 1998 में केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार 2006, 2014, ठीक है, प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्होंने पहला विधानसभा चुनाव 1990 में लड़ा और 1999 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। तो इनका कार्यकाल राजनीतिक बहुत लंबा रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इन्हें इस्पात और खनन मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। जो पहला कार्यकाल जब मोदी जी जीत के आए थे, खनन मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और वहाँ पर मध्य प्रदेश में किसको चुना गया? आपका नरेंद्र सिंह तोमर को, ठीक है। किसको? नरेंद्र सिंह तोमर को। अब गुजरात चलते हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। 15 दिसंबर 2023 को जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाजपा नेता भजन लाल शर्मा और राज्य के नए मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहाँ पे राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी। उन्होंने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। भजन लाल शर्मा के साथ दिया कुमारी जी, ठीक है, दिया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को। भजन लाल शर्मा पहली बार सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुने गए और भरतपुर के रहने वाले भजन लाल विधायक बनने से पूर्व संगठन के महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो पहली बार ही विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री भी बन गए। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत भजन लाल शर्मा को पोस्ट ग्रेजुएट और उन्होंने यह डिग्री राजनीति विज्ञान में प्राप्त की थी। ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। लाल दुलोमा, ये हैं सबसे अच्छे पर्सनालिटी, लाल दुलोमा, ठीक है, याद रखिएगा। ये अपने मेहनत के बल पे यहाँ पहुँचे हैं। तो लाल दुलोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। जेडीपीएम ने 7 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में 40 सीटों में 27 सीटों पर दर्ज की। कितना? 40 सीटों में से 27 सीटों पर दर्ज की। जयराम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुलोमा, याद रखिएगा, जयराम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुलोमा को 8 दिसंबर 2023 को आइजोल में राज्यपाल हरिबाबू द्वारा, कौन है राज्यपाल? आइजोल में राज्यपाल हरिबाबू द्वारा राज्य के 6ठे मुख्यमंत्री
के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके साथ ही वनराल हलाना और सी लालसा विष्णुरंग ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो ये लाल दोदोमा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जेडपीएम को 2019 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया। इसके नेता लाल दोदोमा मिजोरम के पूर्व आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार में ये आईपीएस अधिकारी बने, बहुत अच्छे अधिकारी थे। ठीक है, 1972 में से 1977 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री की 72 से 1977 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी होने से पहले जेडीएम के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने तक लाल दोदोमा कई बाधाओं को पार किया। ठीक है, तो याद रख, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक सफर शुरू किया। 1984 मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट से सांसद भी बने। कालांतर में अपनी पृथक पार्टी जेडपीएम का गठन कर राज्य की शीर्ष सत्ता तक पहुँचे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अब आपका डेली लगभग 2 वीडियो आएगा, क्योंकि सभी लोगों का ये डिमांड था, प्लीज़ सर 2 वीडियो डालिए, क्योंकि नहीं तो आप रिवीजन नहीं होगा। पढ़ा तो देंगे आप, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आपका लगभग शाम को भी 1 वीडियो आ जाया करेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमको पीपीटी बनाना नहीं है, क्योंकि पीपीटी बनाने में हमारा टाइम लगता था, तो उसमें आपका 2 वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अब आपका 2 वीडियो हम इसको पूरी तरह से जल्दी से ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इसी का रिवीजन कराएंगे, या आपका जो आई दृष्टि आएगी उसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जम्मू कश्मीर वाला ये 370 वाला अभी हम शाम को ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये बुक आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ये बुक है, अगर आपके पास हो तो इसको, नहीं हो तो इसको ले लीजिए, क्योंकि ये बुक अच्छी है। हम यहाँ पढ़ाएंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।